ऑलराइट एवरीवन, सो 6 जनवरी 2023 का एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करते हैं, जिसमें पहले आज हम देखेंगे इंडियाज प्लान टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिटेल्स हैं और नेपाल को लेके जो अनसर्टेनिटीज हैं इंडिया के पॉलिटिकल रेफरेंसेस को लेकर के और इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के उसके बारे में, और एक इंडिया ने पॉलिसी डिक्लेयर की है अपलिंकिंग हब बनाने की, उसके बारे में आज हम 3 मेजर आर्टिकल्स को समझेंगे। कल ही हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिल गई, उसके बारे में ये न्यूज है। So in the Union Cabinet on Wednesday approved 19,744 में लाइक 20,000 करोड़ का ऑलमोस्ट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवल मिल चुका है। That aims to make India as a global hub for using, producing and exporting green hydrogen। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? Make India a global hub बनाना है इंडिया को, उस for using, producing, यूज करने में, प्रोड्यूस करने में और एक्सपोर्ट करने में ग्रीन हाउस। तो ये जो है इस तरह के प्री में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि इसका मेन टारगेट क्या है, एम क्या है। तो एम इसका ये है ग्लोबल हब बनाना, उसको यूज करना और प्रोड्यूस करना, सो दैट कि हम एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज अ की industrial fuel that has a variety of applications including the production of ammonia। जो ये इंडस्ट्रियल फ्यूल है, की इंडस्ट्रियल फ्यूल है, इसकी वैरायटी क्या क्या है? एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द, इसका यूज करना एप्लीकेशंस में इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, की फर्टिलाइजर, जो अमोनिया है वो की फर्टिलाइजर, steel, refineries and electricity। However, all the hydrogen manufactured now is so-called black or brown hydrogen। ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हो रहा है अभी तक, वो ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसके टाइप्स 4 मेजर टाइप्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे एंड ग्रीन। उसमें से ये है, और जो दोनों ब्लैक और ब्राउन जो क्रिएट हो रहे हैं हाइड्रोजन, वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं फ्रॉम कोल से हमारे बनते हैं। ठीक है। सो ब्लैक और ब्राउन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, जो कोल से बनाने वाले जो है ब्लैक या फिर ब्राउन हाइड्रोजन उसको बोलते हैं, तो उस केस में कोल से प्रोड्यूस हो रही है ये। नाउ ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस वाइल ब्लू हाइड्रोजन इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ग्रे हाइड्रोजन, मैंने बोला ग्रे, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक और हमारा ग्रीन हाइड्रोजन, ये 4 मेजर टाइप्स हैं। और जिसमें ब्लू हाइड्रोजन हमारा फॉसिल फ्यूल से क्रिएट होता है, वेयर द इंश्योरिंग कार्बन एमिटेड इज कैप्चर्ड विया कार्बन कैप्चर प्रोसेसेस। ठीक है। जो इंश्योर करता है कि जो कार्बन एमिट होता है, जो उत्सर्जन होता है, इज कैप्चर्ड विया कार्बन कैप्चर प्रोसेस के तहत उसका एमिशन होता है। जो इस बात का, क्योंकि ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है, जिसको कम करने के लिए ही GH2 को अप्रूव किया गया है। ठीक है। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन इज व्हेन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विया इलेक्ट्रोलिसिस। ये मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ही इसको बाइफरकेट, इसको तोड़ा जाएगा, पानी और ऑक्सीजन को अलग करके। इस मेथड के बगैर अगर देखा जाए तो GH2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बनेगा कैसे? तो ये इसका मेन मेथड है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर और विंड। मैंने कहा, पहले भी समझाया, इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कल, कि जो इसका इनपुट है वो भी हमारा ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से ही आए। जैसे वाटर, जैसे इसमें मेजर है विंड और वाटर एनर्जी, वाटर को यूज किया जा रहा है। तो विंड एनर्जी से आने वाला इनपुट, अगर आप किसी चीज प्रोसेस में ग्रीन इनपुट ही डालेंगे तो डेफिनेटली उसका आउटपुट भी ग्रीन ही होगा, उसको रेफर किया जा रहा है। तो वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर और विंड का इसमें यूज किया जाएगा इनपुट की तरह। दिस इज मोस्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है हाइड्रोजन को समझने के लिए, हमने कल समझा था, आज रिविजन भी हो गया। नाउ व्हाट इज केवियट, और उसमें चैलेंज क्या है, समस्याएं क्या है? प्राइसिंग का समस्या है। ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन करेंटली अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन ड्यू टू बीइंग एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। मतलब ऑब्वियसली अगर आप इसमें एक बड़ा प्लांट चाहिए इसको बनाने के लिए, जिसमें आप देखें कि जो हमारा इनपुट है वो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी लग रही है, उसको पहले आप बनाइए। सपोज करिए अगर विंड एनर्जी एक मेन सोर्स है, तो पहले विंड एनर्जी को इनपुट की तरह स्टेप ए में होना जरूरी, जिसमें कॉस्ट लगेगी। उसके बाद उसको एक हम प्लांट में प्रोसेस करते हैं, जहां उसको वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ा जाएगा।
उसके बाद उसको प्लांट में हम लेके जाएंगे जहां पे उसका प्रोसेस होगा और फिर फाइनली हम उसको यूज करेंगे। तो ये इसके लिए कॉस्ट का जो कॉस्ट इनपुट है वो भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है, केवियट है हमारे लिए। अब किलोग्राम ऑफ ब्लैक हाइड्रोजन कॉस्ट 0.9 to 1.5 to produce, while gray 1.7 1.7 2.3 and blue hydrogen cost anywhere from 1.3 to 3.6। अब ग्रीन हाइड्रोजन को कॉस्ट करने के लिए 3.5, हमें ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा इसमें कॉस्ट इनकलकेट होगी पर केजी, अकॉर्डिंग टू अ 2020 एनालिसिस बाय द काउंसिल ऑफ फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, इसमें मेंस में क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है और प्री में तो आ ही सकता है। नाउ व्हाट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? ये मिशन क्या है? द मिशन हैज लेड आउट, इस पे ये जो मेन मिशन है आप इसकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके भी डबल चेक कर सकते हैं। The mission has laid out a target to develop green hydrogen production capacity of at least 10 MMT, million metric ton। कभी MMT के बारे में पूछते हैं कि MMT का मतलब क्या है, तो million metric ton पर NM बनाना है, इतना हमें कैपेसिटी enhance करनी है प्रोडक्शन की। This is alongside adding renewable energy capacity of about 125 gigawatt in the country। मतलब ध्यान दीजिएगा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी हमें 125 गीगावाट तक लेकर के जाना है, ये उसका इनहेरेंट पार्ट है। This will entail the decarbonization of the industrial mobility and energy sector, जो हमारे decarbonization को जो है इंटेल करेगा इंडस्ट्रीज में, मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन में, एनर्जी सेक्टर्स में, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स एंड फीड स्टॉक। ठीक है, ये हमारा एम हो गया, नेशनल मिशन हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जो मेन लिखनी होगी, बाय 2023 द सेंटर होप्स इट्स इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट वर्थ 8 trillion and create over 6 lakh jobs. Moreover, about 50 MMT per annum of CO2 emissions are expected to be averted by 2030। मतलब इतना हमें जो लेवल है अपने कार्बन एमिशन का वो हमें यहां तक लेकर के आना है बाद 2030 तक। ठीक है, एज पर इट्स नेशनली determined contributed NDC to meeting the goals of the Paris Agreement। इसको ध्यान रखिएगा, पेरिस अग्रीमेंट के गोल्स को हमें लेकर के जाना है, जिस जो नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की तरफ इस अग्रीमेंट में निकल करके आया था। India has committed to reduce emission intensity of GDP by 45%। GDP का 45% हमको लेकर के आना है, रिड्यूस करना है, इंटेंसिफाई जो हमारा जो एमिशन है उसको लेकर के आना है बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। जो हमारा 2005 का लेवल आपको ध्यान होगा, भी कोप की मीटिंग हुई थी मॉन्ट्रियल में, उसमें भी चीजें वो एक पूरा सीक्वेंस है जो हाइड्रोजन एनर्जी का सीक्वेंस है। अगर आप देखें तो जो हमारा कोप की मीटिंग्स होती हैं, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है उसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि कार्बन एमिशन को हमें कम करना है, जो बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। तो उसमें हाइड्रोजन सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे देशों में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमें 2005 के लेवल पर आना है। 2005 के लेवल मेंशन है, अगर आप नोट्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप जानते होंगे, तो लाना उसको मुश्किल है और उस मुश्किल को कम करने के लिए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, उनमें से ये तरीका एक है। हाउ विल द मिशन सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन? अब ये मिशन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को सपोर्ट कैसे करेगा? द मिशन विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, सेज अ प्रेस रिलीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यही इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा कि क्या करना है, डिमांड क्रिएशन, प्रोडक्शन करना है, यूज करना है, मतलब जैसे, और एक्सपोर्ट। मतलब जब गवर्नमेंट इसको मिशन के तहत बनाएगी ग्रीन एनर्जी को, जैसे GS2 को बनाएगी, तो हमारे जो कॉर्पोरेट्स को बेचेंगे भी तो हमारे पास क्या होगा, उसका प्रोडक्शन तो होगा, क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन होगा और यूटिलाइजेशन भी होगा, जिससे हमें क्या होगा, रेवेन्यू क्रिएशन होगा और उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। नाउ सेल्स अ प्रेस रिलीज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। देयर आर 2 अम्ब्रेला सब मिशंस अंडर द प्रोग्राम। इसके अंदर 2 और सब मिशन है। द फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, पहला है साइट that will fund the domestic manufacturing of electrolyzers and produce greenhouse। जो electrolyzers को मैन्युफैक्चर में डोमेस्टिक जो मतलब देश के अंदर ही उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा और प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन करने के लिए सपोर्ट करेगा। पहला प्रोग्राम है साइट। The second is to support pilot projects in emerging end use sectors and production pathways। जो दूसरा है वो पायलट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करेगा, इमर्जिंग मतलब उभरते हुए एंड यूज सेक्टर, जो मैंने कहा जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं
उसमें इनको नेगोशिएट करेगा, रास्ते बनाएगा, ताकि जो हम डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से आप जानते हैं कि जो कोर इंडस्ट्री है, जो जैसे हमारे जो कोर इंडस्ट्री का जो परचेजिंग जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा है और वहां पे एनर्जी की खपत भी ज्यादा है। तो अगर ऐसी एनर्जी इंडिया बना रहा है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर बना रहा है फंड्स लगा के, तो हम उनका कंजम्पशन कहाँ होगा? प्राइवेट सेक्टर में। तो पहला पहला जो हमारा मेन पहला सब मिशन पहला है साइट, उसको इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाना और मैन्युफैक्चर करना। उसके बाद दूसरा है सब प्रोजेक्ट पायलट्स को प्रमोट करना और पैथवेज को ढूंढना। नाउ स्टेट्स एंड रीजन्स केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड और यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी आइडेंटिफाइड एंड डेवलप्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। ठीक है, तो इनको ढूंढना मतलब कि एक मोटा मोटा माटी समझे तो प्रोड्यूस करना बेचना, प्रोड्यूस करना बेचना, ये हमारा अभी ये जो साइट और दूसरा जो सब प्रोजेक्ट्स हैं वो काम करेगा। और ये सब होगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में। ठीक है ना। अब चैलेंजेस हमारे सामने क्या है? Several major industries houses have announced plan to facilitate India's adoption of green hydrogen. However, they are all premised on India's being able to access a reliable stream of components, upgrading for the manufacturing and skill levels of its small and medium and manufacturing enterprise, and developing a transmission network that can supply the hydrogen produced from supply spots to industrial center across the country. ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो कल मैंने एक पिक्चर शेयर की थी आपके साथ। उसमें क्या है कि प्लांट से लेकर के सपोज करिए यहां से हमने विंड एनर्जी से उसको इनपुट दिया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, उसके बाद वो एक टैंक में आके उसको हमने ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर किया, उसके बाद अलग अलग मेथड से उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहां से लेकर के सपोज और ये उस पिक्चर के हिसाब से विंड एनर्जी कोस्टल एरियाज में ज्यादा वहां प्रोड्यूस की जा सकती है। तो अगर हम ऐसे माने कि सपोज करिए हमारा पेनिनसुलर इंडिया है और यहाँ केरला की तरफ हमारी विंड एनर्जी बन रही है, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो फैक्ट्रीज है जहां पे एनर्जी की जरूरत है वो समवेयर कहीं यूपी में है, तो यहां से लेकर के यहां पहुंचाने तक जो ट्रांसपोर्टेशन है कैसे होगा, समझिएगा। तो मेन चैलेंजेस क्या हैं कि कैसे मैन्युफैक्चर होगा, कॉस्ट की प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि यहाँ एनर्जी केरला में जैसे बन रही है एनर्जी, GS2 बन रहा है, उसको पहुंचाना यूपी तक, गुजरात तक, यहाँ पे कर्नाटका या अदर स्टेट्स में पहुंचाना, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कंसर्न है। क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर उसके एग्जीक्यूशन पे अभी बात हो रही है। Many advanced economies have also announced plans and policies to develop such an economy, and given their advanced industrial infrastructure can steal a march over India. तो अभी उस पे ये एक मेजर ऑफ कंसर्न है। तो चैलेंजेस बताए कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं। So it doesn't have the necessary infrastructure yet to execute all these intermediary steps. ठीक है, इसमें बोला कि जो नेल्सन स्टेज पे है अभी जो एनर्जी डेवलपमेंट है बहुत ही बेसिक लेवल पे है। इट ऑल्सो नीड्स टू अनाउंस इंसेंटिव्स टू कन्विंस इनफ यूजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन टू अडॉप्ट ग्रीन हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा कि इनको इंसेंटिव क्या देना, जैसे जीएसटी की बात हुई थी, जीएसटी में क्या हुआ था कि स्टेट से कहा गया था कि आप पे करिए, उसका कुछ परसेंटेज हम आपको रिम्बर्स करेंगे। उसी तरह अभी हाइड्रोजन की मार्केट बनाने के लिए इनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा सेक्टर्स को कि आप इसको अडॉप्ट करिए, हम आपको बाद में सब्सिडी देंगे या राहत देंगे, उस चीज की बात हो रही है। इट नीड्स टू डेवलप सप्लाई चेन्स इन द फॉर्म ऑफ पाइपलाइंस, टैंकर्स, इंटरमीडिएट स्टोरेज एंड लास्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एज वेल एज पुट इन प्लेस एन इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इंश्योर दैट lakhs of workers can be suitably trained to adapt to a viable green and hydrogen economy. ध्यान दीजिएगा कि जब ये बनाने का मुद्दा खत्म होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा खत्म होगा, तो दूसरे मुद्दे आएंगे। और डेफिनेटली कोई भी नई चीज जब आती है मार्केट में, इकोनॉमी में आती है, जिसको हम हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो उस केस में टाइम लगता है। तो उसी चैलेंजेस की यहाँ बात हो रही है कि सप्लाई कैसे होगा, स्टोरेज कैसे होगा, कौन इन प्लांट्स में काम कर पाएंगे, अगर लोगों आप नौकरी देंगे तो उनको ट्रेनिंग कौन देगा, ये सारी चीजों की बात इस आर्टिकल से होकर के आ रही है। तो हमारे लिए प्री के लिए मिशन क्या है और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है। जहां देखिए हाइड्रोजन इकोनॉमी टर्म आया गया यहाँ पे ऑलरेडी, कि जब हम इतने बड़े लेवल पे 20,000 करोड़ का जो मिशन क्रिएट किया गया है, तो इसका मतलब हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं से क्रिएट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है और ये हमारी एनर्जी सेविंग सिस्टम को कैसे सपोर्ट करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे सपोर्ट करती है, और आने वाले टाइम में वो क्या क्या चैलेंजेस होंगे
जो हमारी इकोनॉमी को फेस करने पड़ सकते हैं इसको शुरू करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक आर्टिकल कवर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो एक लाइन है ना ग्लोबल हब पे एक आर्टिकल आज छोटा सा आया हुआ है, पर ग्लोबल हब तो डेफिनेटली इंडिया इतना बड़ा मिशन क्रिएट कर रहा है तो ग्लोबल हब की बात तो उसमें आ ही सकती है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, मेंस एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है which is related to stabilizing ties with Nepal in uncertain times। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंडा उनको बोलते हैं, वैसे उनका नाम पुष्प कुमार दहल है, वो अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद इंडिया को लेकर के अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, उसकी बेसिक समझते हैं क्या है। द इलेक्टोरल वर्डिक्ट इन नेपाल्स रीसेंट इलेक्शंस was credible. It reflected a clear emergence of voter preference for more responsive governance and an impatience with traditional politics power games that ignore the aspirations of the youth and disadvantaged। ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जो वहां की नेशनल पार्टी है जिसको बोलते हैं नेपाल कांग्रेस भी एनसी भी बोलते हैं, तो वहां के जो पुराने जो रूल करने वाले जो पावर थी उसको हटा करके, वैसे पुष्प कुमार दहल दोबारा अपॉइंट हुए हैं, इससे पहले भी अपॉइंट हो चुके हैं, और मिस्टर ओली के सपोर्ट में इनको बैकअप मिला और ये फिर से पावर में आए, तो इसको एक नई तरीके की चीज समझी जा रही, क्रेडिबल चीज कही जा रही है। बट पॉलिटिकल पावर गेम में ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पावर गेम को हटा करके कोई नई चीज के बारे में इस आर्टिकल में को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। पर अगर देखें तो नेपाल की पॉलिटिक्स में इस तरह की उथल पथल होना कोई बहुत नई चीज नहीं है। इट ऑल्सो रिकन्फर्म द सक्सेसफुल टेकिंग रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन हिमालयन कंट्री whose transition from a Hindu monarchy, ध्यान दीजिएगा, हिंदू मोनार्की से सेक्युलर रिपब्लिक happened after great struggle, sacrifices and ideological adjustment across the political spectrum। अब हमारे लिए बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट हमको इसको देखना है इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को लेकर के, कि हमारा इंडिया नेपाल के बीच में क्या संबंध रहे हैं आज तक, और ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है इससे हमें क्या इम्पैक्ट आएगा, या हमारे संबंध कैसे और अच्छे होंगे। तो हम समझते हैं, फटाक से मेजर पॉइंट पे आते हैं। सम ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑल्दो accompanied by the shortcomings and controversy included the peaceful mainstream of the Maoist movement into the domestic democratic structure, the integration of guerrillas into the Nepal army, the transfer of power, the adoption of constitution and the emergence of a federal structure। ये लिख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट द मीनिंग ऑफ इलेक्शन रिजल्ट ये है, ठीक है, कि गोरिल्ला इंटीग्रेशन, नेपाल आर्मी को क्रिएट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना और इमर्जेंस ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय जो ढांचा है उसको इमर्ज करने की तरह इसको देखा जा रहा है। और जो माओइस्ट मूवमेंट है जिनकी पार्टी है आरएसपीएल, उसको मेन स्ट्रीम में आने की बात समझी जा रही है इस इलेक्शन के रिजल्ट को। ऑन द नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव साइड क्या है? However, the hung parliament that the final result created in a sure recipe for instability, मतलब जो ये हंग पॉलिटिक्स का, हंग पार्लियामेंट का मतलब होता है जो बराबर लटकी हुई है, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है, राइट, कभी भी इधर कभी भी उधर। is sure recipe for instability and frequent changes of government in the coming years। ये जो पहले से ही आर्टिकल समझा रहा है मैं चीज, this could easily translate into an inability to deal with the many daunting challenges confronting the country and the continuing unpredictability in the graph of India-Nepal कोऑपरेशन। अब आते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चाइना का जो क्वेश्चन है वो समझते हैं, और नेपाल से हमारे क्या कनेक्शन रहेंगे उसको समझेंगे, क्योंकि चाइना का जो रोल है नेपाल को लेकर के वो काफी इनसिक्योरिटी के लिए फेमस है, जिसमें दलाई लामा का केस है कि वो बार बार वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं, और दलाई लामा के स्टेटमेंट भी फिलहाल भी कुछ दिन पहले आए थे। तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इंडिया कैन हाउएवर टेक दिस डेवलपमेंट इन इट्स stride. It is used to dealing with political stability in Nepal, frequent changes of government and even reputedly anti-India or pro-China leaders heading them। ध्यान दीजिएगा, इंडिया के इसमें लिखा है कि टेक दिस डेवलपमेंट इन इट्स स्ट्राइड, ठीक है, कि मतलब अभी भी जो ये विकास, जो डेवलपमेंट का मतलब जो चीजें ये बनी है, जो डेवलप हुई है, उसको हमें बहुत ही ज्यादा दिमाग से समझना है, और इसको आगे के लिए जो हमारी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटेजी होगी, मतलब कि बहुत लंबे डग भर के नहीं चलना है। स्ट्राइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा जल्दी इसको समझ आगे लेके नहीं चलना है, आराम से सोच समझ के इसको डिसीजन लेना है।
कि प्रो चाइना लीडर्स के लिए क्या क्या पॉइंट हो सकता है, एंटी इंडिया क्या चीज के लिए क्या हो सकता है, और प्रो चाइना लीडर्स इनके, क्योंकि पुष्प कुमार दहल को और मिस्टर ओली को प्रो चाइना कहा जाता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए क्या चीज सही है ये देख के चलना होगा। इट्स फोकस फॉर मेनी ईयर्स हैज बीन ऑन नॉन पार्टिजन सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, interdependence, communication skills, people to people contact, and building on compulsive logic of economic and complementaries, especially in hydropower where Nepal has huge but largely unexplored potential। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे हाइड्रो पावर का जो सपोर्ट है इंडिया जो नेपाल को देता है, उसके कंटेक्स्ट में उनके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो हमारे लिए देखने वाली चीजें क्या है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, interdependence, communication links, people to people contacts, building on compulsive logic of economic and complementaries, especially in the hydropower sector. The extent of its linkages of history, geography, culture, religion and economy with Nepal facilitate management of its security concerns with the tolerable limits। ठीक है, तो अगर आप समझेगी ये जो जो आर्टिकल डिस्कशन है ये आपके लिए मेंस के लिए प्रिपरेशन कराता है, आपको एक व्यू पॉइंट देता है कि जब भी आप मेंस में आंसर लिखेंगे इंडिया नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में, तो इन सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं लिखना है कि वो किसके प्रो है, किसके सपोर्ट में है, आपको ये देखना है कि वो आपके लिए अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या रोल है। Moreover, leaders like Prachanda and Mr. Oli are seasoned veterans capable of making shrewd judgments। देखा मैंने कहा था in long-term political interest, even when they talk about the new government adopting a policy of equiproximity with India and China। equiproximity मतलब कि proximity का मतलब बराबर, proximity मतलब आसपास। आप ध्यान दीजिएगा इंडिया चाइना बॉर्डर लगा हुआ है, बीच में नेपाल पड़ता है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे इंडिया है। तो इक्विप्रॉक्सिमिटी मतलब हमारा जो नजदीकियां हैं वो दोनों से बराबर हैं और इस पॉलिसी को वो अडॉप्ट कर रहे हैं विद इंडिया एंड चाइना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। The truth is that as it evident even in robust democracy, मजबूत डेमोक्रेसी की बात हो रही है, Israel's being the most recent example, ideological consistency has less and less meaning in the political search for power. So too in the case of Nepal, labels such as pro-India or anti-India need to be taken with increasing amount of सॉल्ट। तो उन्होंने यही मतलब समझने वाली बात है कि बहुत ही ज्यादा एहतियात से डिसीजन लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हैपोजर्ड, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जब उनका अपॉइंटमेंट, जब इलेक्शन वहां पे जब उनकी मिस्टर दहल को अपनी पावर प्रूफ करने के लिए बोला गया उस वक्त और उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के, तब तक बीच में इंडिया ने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, मतलब उनको कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और जैसे ही वो सेलेक्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर वहां के, उसके बाद उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विश किया। इसका मतलब हमारी जो प्रेजेंस है पॉलिटिक्स को लेके, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके, वो इतनी विजिलेंट है, हम समझते हैं कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। It should also not be forgotten that ultra-nationalist leaders such as Mr. Oli and Prachanda have on occasion spoken with courage and conviction to question senseless opposition to India. Senseless opposition to India. ध्यान दीजिएगा ये शब्द, senseless opposition. Mr. Oli, for instance, aggressively questioned the strident demand from his own party to oppose ratification of the Mahakali Treaty. ये जो important है Mahakali Treaty, इस पे हमारा जो dispute है नेपाल के साथ, उसको देखना है। Public opinion in Nepal is now alert to the reality of Chinese intentions, the risk of falling into the debt trap, and the limitation in terms of Chinese capacities in comparison to India's। ठीक है, China's image itself has taken a huge beating because of the current COVID-19 tsunami. So जो चाइना की इमेज है वो बीट हुई है, उसके साथ साथ जो डेट ट्रैप है, जो चाइना जो पब्लिक ओपिनियन नेपाल इज नाउ अलर्ट टू द रियलिटी, क्या है चाइनीज इंटेंशंस, किसको ध्यान में देना है, और क्या रिस्क है उसके दिए हुए लोन के कॉन्स्पिरेसी में फंसने का, मतलब उनके ऊपर जो लोन है नेपाल के ऊपर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, उसको देखना है। तो ये मतलब जो अगर नेपाल अपने अगेंस्ट कोई डिसीजन लेता है और वो प्रो चाइना बना रहता है, तो हमारी जो क्या हमारा डिसीजन होगा उसको देखना है, जिसमें पहला है महाकाली ट्रीटी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसको ध्यान में देना है, और उसके साथ अपने डिसीजन मेकिंग में इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए, ये आर्टिकल कह रहा है। इसके साथ साथ
India, however, cannot be complacent. Complacent का मतलब होता है too satisfied to be happy. The traditional irritants such as the 1950 Nepal Treaty of Peace and Friendship and the border issue need not be kept festering, but should be sorted out in an open and transparent manner. ठीक है, तो जो हमारी ट्रीटी इंडिया नेपाल ट्रीटी है उसको बिल्कुल ओपन मैनर में हमको समझना चाहिए. हमारे लिए जरूरी है कि इसको हम पढ़ लें कि इंडिया नेपाल ट्रीटी क्या है, महाकाली ट्रीटी का इशू क्या है और हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं नेपाल के साथ. ठीक है, उसके बाद इस पैराग्राफ में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. टाइम फॉर फ्रेश थिंकिंग. द कोविड-19 क्राइसिस एंड इट्स लॉन्ग टर्म फॉलआउट इज द लार्जेस्ट शॉक ऑफ द ग्लोबल सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द अर्ली 1930. ध्यान दीजिएगा, ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया है कि डिप्रेशन क्या है, रिसेशन क्या है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी. उसमें जो तो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल इंपैक्ट हुआ है सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कोविड-19 क्राइसिस के बाद, वो क्या है, वो शॉक है. इज द फॉलआउट इज द लार्जेस्ट शॉक टू द ग्लोबल इकोनॉमी सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सिंस, मतलब उसके बाद अब इतना बड़ा जो है हमको शॉक मिला है ग्लोबल सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को. मतलब 1930 के बाद 2020 में या कोविड-19 के टाइम पे इतना बड़ा शॉक मिला है. तो समझिए अगर डिप्रेशन को ये आर्टिकल रेफर कर रहा है तो अभी रिसेशन अभी आ रहा है, चल रहा है कुछ देशों में. अभी कुछ दिन पहले एमएफ की एमडी ने भी ये चीज कही थी. तो उसके बाद की स्ट्रेटेजी देशों की बदल गई है, ये कहना चाह रहे हैं. मोर देन 100 मिलियन पीपल फेल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2021 अलोन. ये कह रहे हैं कि 100 मिलियन से ऊपर के लोग 2020 और 21 में पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए. पॉवर्टी लाइन का मतलब है $2.19, जिसे हमने डिस्कस भी किया था एनसीईआरटी डिस्कशन में. 2021 के डेटा के 2.19, और अगर हम 2017 का डेटा लें तो $1.90. इतना अगर आप दिन में कमाते हैं तो इससे, और ये पॉवर्टी लाइन का एक थ्रेशोल्ड है, मैक्सिमम जो कंजम्पशन लेवल है इतना. अगर इससे कम है तो आप गरीबी की रेखा से नीचे हैं, अदरवाइज इससे ऊपर कमाते हैं हर दिन तो आप गरीबी की रेखा से ऊपर है. ठीक है, तो इस थ्रेशोल्ड को अगर आप हिट कर रहे हैं तो उसमें बोला कितने लोग थे ऐसे, 100 मिलियन लोग थे पूरे विश्व में. इंडिया एंड नेपाल आर यूनिकली पोजिशन बिकॉज ऑफ द ब्रीथ एंड डेथ ऑफ ब्रेथ एंड डेथ ऑफ टाइज बिटवीन देम. और हमारी जो पोजीशन नेपाल के साथ इसलिए यूनिक है क्योंकि हमारे जो उनसे कनेक्शन है ब्रेथ और डेथ के हैं बिटवीन देम, और to jointly rethink economic governance with a view of enhancing human welfare. There are huge challenges but also huge opportunities in expanding and diversifying cooperation to mutual advantage. Now is the time for fresh thinking on a host of issues including economic recovery, bilateral sub-religion and regional cooperation, restructuring supply chain, human as well as conventional security, energy cooperation, development, people-to-people contact and the untapped potential for technology to accelerate. ध्यान दीजिएगा, इस आर्टिकल में जब भी आप देखते हैं कि शुरुआत में वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं और लास्ट में आकर के एक पॉजिटिव नोट पे उसको छोड़ते हैं, क्योंकि कभी भी कोई मुद्दा पूरी तरीके से प्लस या माइनस नहीं होता, उसके प्रोज भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं. तो जब भी आप क्वेश्चन राइटिंग करें, जब भी आप कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो दोनों पार्ट हमेशा लिखिए, मेंशन करिए, उसको कभी किसी नेगेटिव नोट पे मत छोड़िए. आप उसमें अपना पॉइंट भी जोड़िए कि आपकी राय क्या, आपकी राय का मतलब आपने क्या समझा है और आप क्या कहना चाहते हैं. Perhaps one missing factor in bilateral ties has been mutual empathy, the will of the political class across party lines, bureaucracies and civil society of the either side of the border to understand what the world look like from the other side. ध्यान दीजिएगा, bilateral ties जो उन्होंने बोला एक पार्ट मिसिंग है bilateral ties में, has been mutual empathy. हमें mutual empathy को मिस नहीं करना है, जो फैक्टर मिसिंग है. तो हमारे जो रिलेशनशिप नेपाल को लेकर के उसके बारे में चीज थी. आप इस आर्टिकल को हिंदू की वेबसाइट पे गो थ्रू कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं. अब आगे चलते हैं. हमारा जो लास्ट आज का आर्टिकल है, दिस इज टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया एन अपलिंक हब, और ये लिखा है मिस्टर राकेश कुमार गोस्वामी ने, जो प्रोफेसर हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन. वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक मिशन डिक्लेयर किया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में है. So in 2022, Union Cabinet approved the policy guidelines for the uplinking and downlinking of television channels from India. ये क्या होता है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूरा मिशन हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. अपलिंकिंग का मतलब होता है कि ऐसी जगह बनाना जो ऊपर हमारे जो
सैटेलाइट्स को हमारी इंफॉर्मेशन जो है पहुंचा सके, उसे कहते हैं अपलिंक, और उनसे रिसीव करने को कहते हैं डाउनलिंक। ठीक है, सो अपलिंकिंग गाइडलाइंस बनाई हमारी यूनियन कैबिनेट ने, अप्रूव करी हैं अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए फॉर टेलीविजन फ्रॉम इंडिया। While an uplink refers to the link from a ground station, इसका एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। While an uplink refers to the link from a ground station up to a satellite, a downlink is the link from a satellite down to one or more ground stations or receivers। ठीक है, मतलब सूचना को भेजना और रिसीव करना। The amended cable television network rules bring it on a strong institution system for redressing grievance and make broadcaster and their self-regulatory bodies accountable and responsible। ठीक है, the policy guidelines for uplinking and downlinking are aimed at making India the hub of uplinking। हर चीज का हब मतलब कि बनाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। सो उसको हम अपलिंकिंग हब बनाने की सोच रहे हैं इंडिया को, एज दे अलाउ इंडियन टेलीपोर्ट्स टू अपलिंक फॉरेन चैनल्स से कनेक्ट करने के लिए हम इसको अपलिंकिंग हब बनाने के लिए का प्रयास कर रही है हमारी यूनियन कैबिनेट। उसके लिए ये मिशन डिक्लेयर, ये पॉलिसी डिक्लेयर की गई है। एन एक्सपेंसिव एंड कम्बरसम अफेयर, ये आर्टिकल कह रहा है कि एक्सपेंसिव और बहुत थकाने वाला, बिना किसी रिजल्ट वाला अफेयर है। फॉर ऑलमोस्ट 3 decades आफ्टर टेलीविजन स्टार्टेड इन इंडिया सितंबर 1959, ब्रॉडकास्टिंग वाज सोनली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग है वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और इन 1990 अर्ली 1990 केबल टेलीविजन अराइव्ड इन इंडिया अनअनाउंस्ड। जो केबल हमारे देश में आया बिना किसी सूचना के, अनाउंस नहीं किया गया। द गवर्नमेंट वाज अनप्रिपेयर्ड टू चेक ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडकास्ट थ्रू फॉरेन सैटेलाइट्स। उससे हमारी जो सरकार थी वो जो ब्रॉडकास्टिंग फॉरेन सैटेलाइट से लेने में, ट्रांसमिशन लेने में के लिए तैयार नहीं थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स मशरूम्स हैप्परजेंटली, जो केबल टेलीविजन थे वो मशरूम की तरह उगने लग गए। एंड फॉरेन टेलीविजन नेटवर्क्स इन्वेडेड आवर कल्चर थ्रू देयर प्रोग्राम्स। और जो फॉरेन टेलीविजन नेटवर्क था उसने हमारे इन्वेड कर दिया, हमारे ऊपर, हमको एक तरीके से अटैक कर दिया हमारे ऊपर जो है कवर करने के लिए हमारे प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स के ऊपर, हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स के ऊपर। इन ऑर्डर टू रेगुलेट दिस burgeoning cable network industry and to make registration of cable operators mandatory, the Cable Television Network Act 1955 was brought। उसको रेगुलाइज करने के लिए ये एक्ट लाया गया। बट कौन सा एक्ट? केबल टेलीविजन नेटवर्क। बट इट वाज ओनली इन 2000 दैट द फर्स्ट लाइसेंस टू सेट अप अ टेलीपोर्ट एंड अर्थ स्टेशन फैसिलिटी फ्रॉम वेयर टीवी सिग्नल्स कैन बी अपलिंक टू अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाज ग्रांटेड। और 2000 में आकर के एक अर्थ स्टेशन की फैसिलिटी को अप्रूव किया गया जो टीवी सिग्नल्स को अपलिंक करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। ये जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या चीज होती है, अपलिंक जिसे हमने समझा क्या है, ये हमारे प्री के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप नोट्स मेकिंग में कवर करते चलिए। अच्छा, नाउ समझने वाली यहाँ पे बात क्या है कि और उसके बाद 1992 से लेकर के अब तक एशिया सेट की आपने बात सुनी। उसके बाद ऐसे बहुत सारे एशियन टेलीविजन, जैन टीवी, ऐसे बहुत सारे चैनल की बाढ़ आ गई क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद रेगुलेशन आ गया। और 1990 के बाद एंड द केबल इंडस्ट्री एक्टेड एज ए हार्बिंगर ऑफ द न्यू मीडिया रिवॉल्यूशन। उसके बाद बहुत सारे चैनल्स की दुकान लग गई, बहुत हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में चैनल, फिल्म्स और चैनल्स की भरमार हो गई। ठीक है, यूजिंग द रशियन सैटेलाइट वाज चीपर देन यूजिंग द सैटेलाइट इन हांगकांग और सिंगापुर। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अपलिंक का हब हम अब बना रहे हैं, उसके पहले हम कई सारे देशों के जो हब स्टेशंस हैं जहां से सैटेलाइट की जैसे ट्रांसमिशन के लिए जो हेल्प ली जाती है, की जा सकती थी, जिसमें रशिया को सैटेलाइट जो था उससे हेल्प लेना चीपर था, देन यूजिंग द सैटेलाइट इन हांगकांग और सिंगापुर। तो अब जो स्टेप लिया जा रहा है वो कम्बरसम, इसीलिए वो कह रहा है आर्टिकल कम्बरसम क्यों बता रहा है कि अब जो चीज हो रही है वो थोड़ी बिना किसी रिजल्ट की है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया इस सेक्टर में काफी सारा काम हो चुका है और देखते हैं कितना ये आगे हमें लेकर के जाएगा। Now setting up the Earth station, when Indian broadcaster were allowed to uplink from Indian soil, जब Indian broadcaster को allow किया गया था to uplink from Indian soil, the facility was made available through the विदेश संचार निगम BSNL के द्वारा उसको available कराया गया। Instead of being flown to Hong Kong, Singapore और Moscow, the tapes were now being carried to a BSNL office in New Delhi, Connaught Place। ठीक है, यहाँ से इसको ट्रांसमिट किया जाता था। The Ministry of Information and Broadcasting MIB गवर्नमेंट
Government of India notified the guidelines for uplinking from India in July 2000, and private broadcasters got permission to set up their own earth stations and to uplink. The first license was given to TV Today Network Limited on November 2000, and the broadcaster started 24/7 Hindi news channel आज तक from December 31st 2000. तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे अर्थ स्टेशन को बनाने के बाद और रेगुलेशन लाने के बाद ये सब चीजें यहाँ से होने लग गई। और जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है कि 1995 में जो केबल टेलीविजन नेटवर्क आया 95 में, उसके बाद चीजें और इजियर हो गई हम सबके लिए। नाउ MIB इशूड अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग पॉलिसी गाइडलाइंस 2011 फॉर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स एंड टेलीग्राफ. In view of the challenges from the evolving broadcasting technology, changes in market scenario and other operational developments in the broadcasting sector, the government decided to review and amend the policy. अब वो कह रहे हैं कि जब सबको इतना फैसिलिटेट करने के बाद अब वो ये जो पॉलिसी आ रही है उसका सिग्निफिकेंस देखने वाला होगा। द मिनिस्ट्री पब्लिश अ ड्राफ्ट पॉलिसी, अभी हर चीज का पहले ड्राफ्ट आता है। ड्राफ्ट पॉलिसी आई है अप्रैल 30 2020 में आई एंड इनवाइटेड कमेंट्स एंड सजेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स विद इन 15 डेज। ये 30 अप्रैल की बात है। इन व्यू ऑफ द लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19, द टाइम लिमिट वाज एक्सटेंडेड ट्वाइस. After considering the comments and suggestions, the policy guidelines for uplinking and downlinking of television channel from India were notified November 9, 2022 को ये फिर से नोटिफाई किया गया एक्सटेंशन के बाद। जैसे हमने समझा कि सेंसस को भी पोस्टपोन किया गया था, फिर किया गया थोड़ा सा, तो उसको भी पोस्टपोन किया गया था। Now the guidelines aim to create a conducive environment in line with the principle of ease of doing business on a surround regulatory framework. Ease of business के तहत इसको लाया गया है, but more importantly they are aimed at making India a teleport hub बनाने की कोशिश है for other countries. From the days when the Indian broadcasters were flying tapes to foreign countries for uplinking to the times when foreign broadcasters would send their programs to Indian teleports for uplink, there has been monumental progress in the television industry. पहले जो हम लोग फ्लाई करते थे अपने टेप्स को फॉरेन कंट्रीज के लिए, अभी देखा जा रहा है कि हमारे पास भी लोगों के टेप्स आए और हम यहाँ से उसको ट्रांसमिट करें और उसको हम टेलीपोर्ट बनाए अपने देश को एक हब बनाए और उसको हम ease of doing business में उसको add on कर सकते हैं. Instead of debating the section that makes it obligatory for a broadcaster to undertake public sector broadcasting for a minimum of 30 minutes in a day, ठीक है, पॉलिसी चीजें बता रही है, देखते हैं क्या होगा। और न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया आजादी का अमृत काल समझ के उसको हमें आगे प्रोस्पेक्ट उसमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे थे आज के आर्टिकल एनालिसिस के साथ, जैसे कि हम करते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो ये ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए मेन से पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्टिंग वाला जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब ड्राफ्ट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद। और अभी अगर अप्रूव नहीं भी होता है और मेंस तक आपका ये चलता है टॉपिक, तो ये मेंस के आसपास इंपॉर्टेंट है, GS3 में इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन हाइड्रोजन हमारा GS1 GS3 दोनों में इंपॉर्टेंट है। एंड नेपाल की जो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए जहां भी आप नोट्स बनाते हैं कंट्री वाइज, उसमें इसको अपडेट कर लीजिए कि जो हमारे जो वाटर ट्रीटी है उसमें इसका क्या रोल है, हाइड्रो पावर में इसका क्या रोल है। उसके बाद हमारी जो डायलॉग्स होते हैं उसमें नेपाल का क्या रोल रहे, कि नेपाल का रोल नहीं है, हमारे जो उनके भी डिस्प्यूट है उनको कैसे रिजॉल्व करेगी आने वाली गवर्नमेंट, इसको भी ध्यान रख करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये थे हमारे आज के आर्टिकल, और मैं आपसे मिलूंगी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन ट्रैकर्स के साथ जो आपके आने वाले यूपीएससी 2023 में हेल्प करेंगे, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। थैंक यू।